हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं महमूद प्राचा जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। साथ ही इन्होंने कई सारे पिटिशन भी फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड। और हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लेंट भी फाइल किया है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बीईएल, ईसीआईएल और बीजेपी के सीनियर ऑफिस बेयरर्स के अगेंस्ट। तो मेमू प्राचा जी, मिस्टर प्राचा, आप पहले ये बताएं कि ये कंप्लेंट का आधार क्या है। के आधार तो वो सब गैर कानूनी काम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी को और उसके दोस्तों को और एलाइज को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी काम कर रही है। और एक तरीके से कानूनी प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश्ड है उसको तोड़ रही है, बार बार तोड़ रही है, जिसके काफी ज्यादा सबूत आपने 2019 के इलेक्शन आपने स्वयं इकट्ठे किए थे। और अब भी 538 सीटों पे करीब जितने वोट्स पोल्ड हैं और जितने वोट्स काउंट हुए हैं उसमें फर्क है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ये अगर बाकी सब चीजों को भी छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में ही काफी है चुनाव आयोग की गैर कानूनी कार्रवाइयों की तरफ इशारा करने वाला एक बहुत बड़ा सबूत। जो हमने काम किया उसको छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ आपकी ही जो ये इन्वेस्टिगेशन है वही काफी है चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से जेल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस पे कभी कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं हुई। 5 जनवरी 2024 को हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जिन्हें हम चोरी की मशीनें कहते हैं, उसके बारे में एक बड़ा आंदोलन सड़कों पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू किया था। क्योंकि हम लोगों को जो ये 5 असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2024 में, उसके बारे में पूरे देश से शिकायतें आ रही थी कि ये ईवीएम में धांधली की वजह से हुआ है और हम लोगों ने वोट नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। तो हमने एक पब्लिक प्रोटेस्ट किया और एक चैलेंज रखा इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप हमें 50 ईवीएम की मशीनें दो और हम पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको मैनिपुलेट और हैक करके पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे, और वो हम बहुत कम टाइम में करके दिखा देंगे ताकि ये ईवीएम की मशीनों का झूठ साबित हो सके। उसके बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया था ईवीएम मशीनों के खिलाफ, जिसको बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके बारे में फैसला दिया और वो इशू थोड़ा सा दब गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो फैसला दिया वो दो बुनियादों पे दिया मेनली। पहली थी उसमें बुनियाद के जितने भी पिटिशनर्स थे यानी कि शिकायतकर्ता थे, उन्होंने एक स्वर में ये बोला कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक नहीं। तो उस जजमेंट की जो जस्टिस खन्ना ने लिखी थी उसमें पहला पैराग्राफ ही यही है कि सब लोगों ने जो शिकायत करता है उन्होंने ये कहा, जिससे हम एग्री नहीं करते। हम तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वो बेईमानी और चोरी कर रहा है बीजेपी के और उनके दोस्तों को इलेक्शन जिताने के लिए। तो पहला ये फर्क। दूसरा, उस जजमेंट में ये कहा गया था कि ये 40 पिटिशन जो आज तक फाइल हुई हैं ये बगैर किसी सबूतों के फाइल हुई हैं, तो और एविडेंस के फाइल हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये थी कि चुनाव आयोग ने जिसको शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष बताया था उसने झूठे एफिडेविट फाइल किए और झूठी कस्में एक तरीके से खाई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये ईवीएम की मशीनें सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हर स्टेज पे हम ह्यूमन इंटरवेंशन से इनको सेफ बनाते हैं। हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 40 पैराग्राफ में अपने 70 पैराग्राफ की जजमेंट में किया। ये एफिडेविट भी झूठे थे। तो हमने रामपुर का चुनाव मैंने लड़ा ही इसीलिए था, कोई चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं, कि चुनाव आयोग ईवीएम की मशीनें किसी के हाथ में देता नहीं और ये कहता है कि ये सच्ची मशीन है, इस पे आप शक मत करो क्योंकि हम लोग कह रहे हैं और हम एक संवैधानिक पद पे बैठे। तो ईवीएम की मशीनें सिर्फ अगर हाथ में आती हैं तो वो चुनाव लड़ने के दौरान एक कैंडिडेट के हाथ में आती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में आती हैं। तो इसलिए मुझे मजबूरी में, क्योंकि सिटीजन कमीशन ऑफ ऑन इलेक्शंस जो है उन लोगों ने रामपुर की चीज सीट आइडेंटिफाई की क्योंकि वहां पे पुलिस और प्रशासन वैसे भी बहुत ज्यादतियां करता है
और उत्तर प्रदेश में क्योंकि वैसे मुश्किल हालात हैं, क्योंकि मुझे एक मजबूत लॉयर समझा जाता है, सोशल एक्टिविस्ट समझा जाता है, तो रामपुर की सीट मुझे चुन के दी गई कि आप वहां से चुनाव लड़ो। तो वहां पे हमने ईवीएम के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किए गए चुनाव आयोग के द्वारा कि ये हम सेफगार्ड्स, प्रोटोकॉल्स, मैनुअल्स फॉलो करते हैं ईवीएम की मशीनें सुरक्षित बनाने के लिए, अदरवाइज सुरक्षित नहीं है उनके, अगर रीड बिटवीन द लाइंस किया जाए तो उनके सारे झूठ हमने सबूतों के साथ पकड़े। और अब हमने एक पहला बड़ा कदम कल उठाया है एक एफआईआर की शक्ल में। उससे पहले हमने दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक केस डाला था जिसमें हमने 543 की 543 एज ए रामपुर के कैंडिडेट सीटों पे जो चुनाव की प्रक्रिया हुई है फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने होती है, अप टू द टाइम ऑफ फिनिशिंग ऑफ द काउंटिंग ऑफ वोट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, और ईवीएम को और वीवीपैट की जो पर्चियां होती है उनको सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखने तक की सारी वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिल्ली हाईकोर्ट से कराया। उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन कोर्ट, जो कंप्लेंट है पुलिस में, वो फाइल की है, क्योंकि ये पहला स्टेप होगा। क्योंकि अब जो सबूत हमने इकट्ठे किए हैं उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट रिसॉर्ट होता है और आखिरी हाईएस्ट कोर्ट है। तो पहला जो काम करना चाहिए वो हमने किया है। हम पुलिस के पास गए हैं, उनको अपनी डिटेल्ड कंप्लेंट दी है जो उन्होंने रजिस्टर भी कर ली है, और हमें एक एक्नॉलेजमेंट भी दी है, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट दी है। और अब हम पुलिस को जो हमने एलिगेशंस लगाई हैं अपनी, वो उनके सारे सबूत पेश करेंगे। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करती तो हम मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिल्ली में ही जाएंगे और वहां पे हम बाध्य करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जो अपॉइंट हो चुके हैं कि वो कानून के हिसाब से निष्पक्षता से इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। ये हमारा ब्रॉड प्लान है। सर, अभी तक आपकी जो कंप्लेंट है उस पर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पुलिस ने उसे कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उसका, या उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? देखिए, एक्नॉलेजमेंट करके पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में, और मैं क्रिमिनल लॉ का भी वकील हूं, तो ऐसी एक्नॉलेजमेंट विद प्रॉपर फॉर्मेट आम तौर पे पुलिस नहीं देती है। और मेरी कंप्लेंट में, जो कि चुनाव आयोग अभियुक्त है इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, और बीईएल और ईसीआईएल के वो अधिकारी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ईवीएम की मशीन है, तो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है। उसके बावजूद भी पुलिस ने एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिसीविंग दी है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। तो ये एक काफी उत्साहजनक बात है मेरे लिए भी है, लेकिन मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं बनना चाहता। इस चीज के लिए मैं हमें पूरी तरीके से अंदाजा है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे सबूत देने पड़ेंगे, और अदालत के माध्यम से ही इसमें कोई पक्की कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात को मैं पूरी तरीके से रियलाइज करता हूं, लेकिन हमने सबूत इतने जुटा लिए हैं कि शायद अब निकल पाना चुनाव आयुक्त साहब का भी, उनके दूसरे सहयोगियों का, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जो ऑफिस बेयरर्स हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं कैंडिडेट्स, उनका बच निकलना काफी मुश्किल होगा पूरे देश में, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। आप अगर चाहें तो मैं मोटे मोटे बिंदु भी बता सकता हूं अपनी जी कंप्लेंट। बिल्कुल, वो कंप्लेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसका एविडेंस भी है आपके पास? आप तो खुद वहां पर रहे होंगे पोलिंग डे वाले दिन रामपुर में। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शक के लिए, मोटे तौर पे पॉइंट वाइज बता दीजिए आम भाषा में, जो कि समझ आ जाए एक लेमैन को कि क्या है उसमें मेन इश्यूज। देखिए, इस कंप्लेंट का मेन बिंदु जो है वो है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव कराए गए हैं, मुख्य जो हमारा थ्रस्ट है वही है। इसके अलावा भी हम एक और कंप्लेंट करने जा रहे हैं अभी 2-3 दिन में ही, वो जो वोटर लिस्ट में हेरफेर हुई है उसके बारे में होगी, और दूसरी धांधली होगी। लेकिन ये मुख्य रूप से पेपर बैलेट से चुनाव ना कराना और ईवीएम से चुनाव कराना, और ईवीएम के माध्यम से चुनाव में घपले और गड़बड़ी करना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके बारे में मुख्य रूप से है। तो पहले तो हमने यही पहला मुख्य बिंदु यही है कि चुनाव आयोग ने बगैर सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया पालन किए बगैर पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराए हैं। क्योंकि आज की तारीख में भी जब 1 जनवरी के महीने से हम लोग
इस आंदोलन से जुड़े हैं ईवीएम के खिलाफ, और ब्रिंग बैक बैलेट का हमने आंदोलन शुरू किया है। तो एक ये जो बहुत बड़ी भ्रांति थी कि ईवीएम से चुनाव कराना एक नॉर्म है, वो भी हमने दूर की। हमने लोगों को ये बताया कि आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे पूनम जी, तो आज की तारीख में भी अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसका कानूनी तरीका है पेपर बैलेट से चुनाव कराना। अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराना है तो इलेक्शन कमीशन को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खास कारण बना के एक आदेश जारी करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ये कानून है भारत का आज भी। तो ईवीएम इज नॉट द नॉर्म, ईवीएम एक्सेप्शन है, पेपर बैलेट नॉर्म है आज भी। और पिछले चुनाव में जो चुनाव आयोग की हमने एक बड़ी कमी पकड़ी, वो एक पहला बिंदु ये था कि उन्होंने बगैर इंडिविजुअल तरीके से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला, नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाला, 6/4/2024 तक तो नहीं डाला, और एक साथ मतलब सारी सीटों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया, जो कि पूरी तरीके से कानून का पालन करके नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ा के है। तो ईवीएम से चुनाव कराना ही पूरे देश में पर से यानी कि मुख्य रूप से इलीगल है। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने जो एफिडेविट फाइल किया है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, उसमें सारे प्रावधान हैं, और हमारे मैनुअल्स हैं खुद के इलेक्शन कमीशन के जारी किए हुए, उसमें बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। यही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था और वो एफिडेविट झूठा था। यही सबूत हमने रामपुर का चुनाव लड़के जुटाए, पूरे देश के भी हमने जुटाए हैं। लेकिन दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि चुनाव की जो मशीनें हैं उनको असुरक्षित रूप से रखा गया, उनको इस तरीके से रखा गया कि वो प्रोन रहें या खुली रहें ताकि उनमें मैनिपुलेशन की जा सके। और मैनिपुलेशन हुई है उसका सबूत आपकी रिसर्च से भी है और दूसरे लोगों ने भी, जर्नलिस्ट ने जो रिसर्च की है उससे भी साबित होता है। क्योंकि एक मुख्य बिंदु, हम लॉजिक भी दे रहे हैं अपनी एफआईआर में जो हमने कराई है, कि मुख्य बिंदु जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सेफ्टी का और इस्तेमाल का, वो ये है कि इसमें एक भी वोट की हेरा फेरी नहीं हो सकती। ये एक कैलकुलेटर की तरह है जिसमें अगर 100 वोट अगर डले हैं तो 100 वोट ही निकल के आएंगे, 101 या 99 नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक मशीन है। ये इसका एक बड़ा, सबसे बड़ा जो रीजन लॉजिक इस्तेमाल हुआ है ईवीएम को पुश करने का हमारे देश पे इलीगली, वो ये था। तो उसी की धज्जियां आपकी रिसर्च ने उड़ा दी कि वोटिंग पोल्स इतने, एक भी वोट का फर्क कैसे आ गया और ऑलमोस्ट सारी सीटों पे। तो इसका मतलब धांधली हुई है, प्रथम दृष्टया तो धांधली हुई है। तो एक तो ये बात आ गई। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए उसकी हमने वीडियो भी जुटाई है, वो पूरी तरीके से ऐसे बनाए गए हैं कि उनकी एक्सेस रहे, बाहर के लोग उसमें घुस सकते हैं, उसमें सील नहीं ले गई। और जो ईवीएम की मशीन है, बीईएल और ईसीआईएल के जो कर्मचारी हैं और जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनके अपराध इस तरह से साबित होते हैं कि जो हर एक बैलेट यूनिट, अगर आपके दर्शकों को पता होगा कि ईवीएम में 3 प्रकार के उपकरण होते हैं, एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक वीवीपैट प्रिंटर होता है। वीवीपैट प्रिंटर होता है, मैं जानबूझ के प्रिंटर बोल रहा हूं क्योंकि वो एक प्रिंटर के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो वो तीनों में एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है, मतलब वो मशीन स्पेसिफिक एक नंबर होता है जो कि एनग्रेव्ड यानी कि एम्बॉस्ड होना चाहिए मशीन के ऊपर। वो एम्बॉस्ड नहीं किया गया है बल्कि उसके ऊपर स्टिकर नुमा नंबर लगाया गया है, और जो आपको पता ही है उखाड़ा जा सकता है, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह भी लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी जो, और कानून क्या कहता है कि इस पे एनग्रॉस्ड होंगे, ये नंबर एम्बेडेड होंगे, एनग्रॉस्ड होंगे। तो वो एक बड़ी कमी। और उसके साथ साथ हमने ये भी याद दिलाया है अपनी कंप्लेंट में कि 19 लाख मशीनों की चोरी या गायब होना चुनाव आयोग खुद ही अपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें बताता है, कोई सही जवाब नहीं देता उन 19 लाख गायब मशीनों के बारे में, सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि उनके बारे में सब जुडिस मैटर है,
कानून अदालत में लंबित है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। तो अगर इन दोनों चीजों को एक साथ मिला के देखा जाए तो मशीनें बदली भी जा सकती हैं स्टिकर हटा के, और 19 लाख मशीनें जो जिनके गायब होने का कंप्लेंट और अदालत में मुकदमा चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनसे के द्वारा भी रिप्लेस की जा सकती है। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो M3 की मशीन है, जो मॉडल मशीनों का इस चुनाव में प्रयुक्त हुआ है, वही 2019 में भी प्रयोग में लाया गया था। यानी कि 19 लाख मशीनें, गायब मशीनें मौजूद हैं हमारे सिस्टम में, जो चुनावी मशीनें इस्तेमाल हुई हैं उसको रिप्लेस करने की। तो ये दूसरा मुख्य बिंदु था। उसके अलावा जो सिंबल लोडिंग यूनिट में घपला BEL और ECIL के अधिकारियों, इंजीनियर्स द्वारा जो लोकल रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर किया गया है। क्योंकि रामपुर का एग्जाम्पल हमने दिया किस तरीके से चोरी छुपे सिंबल लोडिंग यूनिट को, जो सिंबल लोडिंग यूनिट को बर्न किया गया। क्योंकि सिंबल लोडिंग यूनिट भी अपने आप में एक पेन ड्राइव की तरह है, जिसमें सिंबल्स लोड किए जाते हैं, कैंडिडेट के नाम, उनका सीक्वेंस नंबर और उनका चुनाव निशान वो डाला जाता है। तो वो एक बहुत ही ढकी छुपी प्रक्रिया के रूप में किया गया। हमने तो खैर ऐसा हम मानते हैं कि रंगे हाथों उनको पकड़ लिया, क्योंकि वो कहीं छुप के काम कर रहे थे। वहां हम पहुंच गए और हमने वीडियोग्राफी उसकी बनाई कि किस प्रकार से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, यानी कि DM थे रामपुर के, वहां पे ये इंजीनियर्स, 10 के करीब इंजीनियर्स चोरी छुपे बैठ के कुछ कर रहे थे, और हमें देखकर वो गाड़ियों में बैठ के फिर वहां आए जहां पे मशीनें कमीशन हुई। ये तो सबूत हमने चोरी छुपे क्या कर रहे थे? आप कह रहे 10 इंजीनियर्स थे BEL और जी। ECIL के, तो और हमने थे। उनको DM रामपुर के ऑफिस में जाके पकड़ा। उनको वहां पे होने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि सिंबल लोडिंग का काम तो एक कमीशनिंग की जगह होती है जहां सारी मशीनों को तैयार किया जाता है चुनाव के दिन के लिए। इन इंजीनियर्स का काम तो वहां पे था, DM के ऑफिस में नहीं था, बल्कि उससे 5-6 किलोमीटर दूर जो एक स्ट्रांग रूम बना रखा था EVM की मशीनों को कमीशन करने का, वहां पे होना चाहिए था। तो वहां पे ना जाके DM के ऑफिस में कुछ चोरी छुपे कर रहे थे। तो वहां पे हमने जब इन्हें कन्फ्रंट किया, तो वहां पे जो अधिकारी थे चुनाव आयोग के, उन्होंने बताया यहाँ तो हम सिर्फ इन्हें खाना खाने लाए हैं, चाय वाय पिला के हम इन्हें वहीं ला रहे हैं। तो वो हमने उनकी वीडियो भी बनाई है वहां की। तो ये एक पहली चीज। उसके बाद जो प्रक्रिया SLU के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन डालने की है, वो किसी को भी नहीं पता है देश भर में वो कैसे होती है। जब हमने इंजीनियर से पूछा वहां पे, तो अलग अलग तरह के वर्जन आए, जिसकी कंप्लेन हमने तुरंत चुनाव आयोग में भी की और अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी की। इंजीनियर्स ने, किसी ने एक ने बताया कि हमें ये जो SLU हैं, ये हमें अनसील्ड कंडीशन में बेंगलोर के ऑफिस में मिले। किसी दूसरे ने बताया कि ये तो हमने जो मुरादाबाद का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहां से प्राप्त किए। किसी तीसरे इंजीनियर ने बताया कि जो हमारा टीम लीडर था उसी ने हमें दिए, हमें नहीं पता इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन या जो सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है उसको इसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर आया कैसे, हमें पता ही नहीं, ये आप हमारे टीम लीडर से। तो इस तरीके के डिफरेंट वर्जन आए, ये हमने रिपोर्ट किया। और इस सब में जो हमने एक के बाद शिकायतें की हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके जो दोनों साथी हैं जो मेंबर हैं चुनाव आयोग के, उनका रोल कैसे आता है इसमें, बार बार हम एस्टेब्लिश कैसे होता है कि हमने हर स्टेज पे रामपुर की इतनी बड़ी बड़ी घपले और धांधलेबाजी की रिपोर्ट की, लेकिन एक भी चीज पर एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर, सेंट्रल इलेक्शन ऑब्जर्वर थे, उन्होंने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि जब पोलिंग पार्टीज ये स्ट्रांग रूम से EVM मशीन्स लेने आए, तो उस समय अनसील्ड कंडीशंस में इनके हवाले की गई, और ये उनको ऐसे ही लेके बिल्कुल ही अनसिक्योर तरीके से, और उसकी हमने वीडियो भी बनाई है, हजारों लोग बैठकर वहां पर, जिनके हाथ में मोबाइल फोन भी थे, और इलेक्शन कमीशन ये बार बार अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी कहता है ना कि ये इतनी सुरक्षित रखी जाती हैं कि इसके पास कोई हैकिंग डिवाइस यानी कि मोबाइल या कोई भी दूसरे तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ ही नहीं सकता इनके आसपास भी मशीनों के। तो हमने वीडियोग्राफी बनाई है कि हजारों लोग जो पोलिंग पार्टीज के आए थे,
वो इन मशीनों को खुले रूप में, मतलब अनसील्ड कंडीशन में लेके बैठे हुए थे, हाथ में लेके इधर उधर घूम रहे थे, और उनके पास मोबाइल फोन भी थे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी थे। तो ये एक दूसरा बड़ा, और इसकी भी कंप्लेंट हमने तुरंत इलेक्शन कमीशन में की, कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया। दूसरा एक बड़ा जो हमने जिसकी वीडियोग्राफी बनाई है, जब पोलिंग पार्टीज चुनाव आयोग जो फॉर्म 17C और मशीनें लेके दोबारा जमा कराने आती हैं स्ट्रांग रूम में रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास, उस समय भी सब खुले आम बैठ के, यहाँ जहाँ पे स्ट्रांग रूम था उसके बाहर ही बैठ के लोग अपनी मशीनें सील कर रहे थे, और जो 17C फॉर्म जो कि पोलिंग बूथ में सील हो जाना चाहिए था वो यहाँ बैठ के उसकी कार्रवाई की जा रही थी। तो ये मतलब सारा फर्जीवाड़ा जो है, इसकी कई कंप्लेंट्स हमने की हैं। और इन सब लोगों को अब ये भी हमने कहा है कि जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, ये गैरकानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को का उल्लंघन करके एक ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाए गए हैं, और वो प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक और मंत्री के साथ मिलके बनाए हैं। तो ये वैसे भी गैर कानूनी है। जो BEL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL के जो डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड लोग अपॉइंट किए गए हैं। तो सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट्स नजर भी आ रहे हैं, चुनाव आयोग के अंदर भी और इन दोनों कंपनीज के अंदर भी, जो कि चुनाव की मशीनें बनाती हैं। तो प्रथम दृष्टया हमारे पास इतने सारे सबूत हैं जिनकी हमने शिकायत की है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक हमारी थोड़ी सी शिकायत रहती है ये पॉलिटिकल पार्टीज से, कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जनता का तो नुकसान सबसे बड़ा हुआ है इन चुनाव में भी, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी नुकसान हुआ है। इनकी जितनी जिम्मेदारी जनता ने लगाई है कि इन धांधलियों को पकड़ने में, उतना सारा सहयोग इन्होंने हमारे कोशिशों में नहीं दिया। इसका एक थोड़ा हमें थोड़ा सा वो है, दुख है, अफसोस है। अगर ये लोग साथ पहले देते तो शायद ईवीएम से चुनाव नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास इतने सबूत थे और जनता भी उतनी ज्यादा ईवीएम के खिलाफ थी। आज भी अगर ये लोग हमारा साथ देंगे तो ये चुनाव गैर कानूनी घोषित होंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है, और चुनाव दोबारा होंगे और पेपर बैलेट से ही होंगे, जो कि कानूनी तरीका। सर, रामपुर से जो आप कह रहे इतनी धांधलियां हुई, आपके पास एविडेंस भी है, उसको वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सर आपके वहां से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से कैंडिडेट जीते थे? सपा के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन लेकिन उन कैंडिडेट के ऊपर भी देखिए, मैंने इसीलिए अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि बीजेपी, उनके एलाइज और उनके फ्रेंड्स, तो जो कैंडिडेट जीते हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज हैं, यूसुफ लुलू साहब। उन्होंने वो टिकट सपा में दिलाई है, किस तरीके से मैनेज करके, वो एक अलग विषय है, वो इशू नहीं है। लेकिन जो चोरी और धांधली हुई है उसके सबूत हमने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितने भी वोट आए वो भी नहीं आते, देखिए इन मशीनों से एक बड़ा परसेंटेज वोटों की धांधली हुई। हम्म। 20% के आसपास हमारा अंदाजा है कि ये अलग अलग लेवल पे, एक तो सेंट्रल लेवल से हैकिंग के द्वारा, और प्री जो मैनिपुलेशन होती है चुनाव से पहले की मैनिपुलेशन जो होती है उसके द्वारा, और लोकल लेवल पे भी फिजिकली जो मैनिपुलेशन होती हैं उसके द्वारा, दो लेवल पे, बड़े लेवल पे इसमें धांधलियां होती हैं। तो दोनों लेवल की परसेंटेज मिला ली जाए तो करीब 20% वोट की धांधली होती है। अगर वो 20% वोट कम कर लिए जाए और बढ़ा लिए जाए उससे आधे भी, जो अभी ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स की जो वोट्स आई हैं, तो वो हमारे हिसाब से करेक्ट पिक्चर होगी इस बार की चुनाव की, क्योंकि जनता ने इतनी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए वोट दिए थे, फिर भी इनकी सरकार बन गई। तो ये है असली चमत्कार और धांधली, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी एनडीए की मीटिंग में और भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों में चुनाव आयोग का उन्होंने जिक्र किया, उनकी तारीफ की, और ईवीएम के बारे में भी 5 से 6 मिनट एनडीए की पार्लियामेंट की मीटिंग में, जो एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने बोला, और किस तरीके से तंज करके बोला, क्या ईवीएम मर गया क्या? तो हमारा जवाब उसके लिए यह है, ईवीएम अगर मर जाएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ईवीएम जिंदा है, इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। सर, एक चीज मैं क्लियरली पूछना चाहूंगी, ये वर्ड जो हम लोग कई बार सुनते हैं, ईवीएम हैकिंग।
हैकिंग करके तो कोई एविडेंस किसी के पास भी नहीं है। जब हम मैनिपुलेशन कहते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़, उसका मतलब ये होता है। तो आपने जो एविडेंस इकट्ठा किया है इलेक्शन के दौरान, वो सबूत मैनिपुलेशन का है, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, ना कि कोई एविडेंस जिससे हम ये कह सके कि रिमोटली उसे हैक किया जा सकता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इस टेक्निकल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ना जाएं। हम्म मोटा मोटा ये समझ लें कि इनमें धांधली हुई है, धांधली के सबूत सारे हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हैकिंग रिमोट रिमोट हैकिंग ही हो। हैकिंग नॉन रिमोट हैकिंग भी हो सकती है, किसी डिवाइस को वायर से कनेक्ट करके भी हैकिंग हो सकती है, और रिमोट से भी हैकिंग हो सकती है, वायरलेस तरीके से भी। ये हैकिंग का तरीका है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है, हैकिंग भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। हम्म। जो हैकिंग का प्रयोग वैसे जो कॉमन पार्लेंस में किया जाता है, वो जो मशीन को, कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, किसी भी मशीन को, उसकी जानकारी के बिना या उससे छुपा के, उसके कंट्रोल से कंप्यूटर निकाल के कोई और व्यक्ति उसकी जानकारी के बिना, तो हैकिंग की टर्मिनोलॉजी उस सेंस में यूज की जाती है। एक ये है। लेकिन मैनिपुलेशन तो कोई व्यक्ति जिसके हाथ में ये मशीनें हो, कंट्रोल हो मशीनों का, कंप्यूटर का, वो भी कर सकता है। जी। मगर इसमें जो हमने कंप्लेन की है, बुनियादी तौर पे जो हमारा सबसे बड़ा अपराध जो हमने इस कंप्लेन में एलेज किया है, यानी कि बताया है, वो यही है कि ये जो ईवीएम की मशीनें हैं, ये इंटरेस्ट की गई थी, यानी कि हवाले की गई थी चुनाव आयोग के अधिकारियों के निष्पक्ष रूप से, बगैर हेरा फेरी किए, कानून का जो तरीका है उसके हिसाब से इसके इलेक्शन कराए जाएंगे। जो हमने सबूत जुटाए हैं उस हिसाब से नहीं कराए गए, धांधली के सबूत जुटाए हैं, फर्जीवाड़े के सबूत जुटाए हैं, और उसमें छेड़छाड़ के सबूत जुटाए हैं। तो अब उसके बाद जो आप जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने जो रिसर्च की है, वो भी एक तथ्य है ना। ये तो आपने चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही सारी रिसर्च करके बताया, आपने अपना डेटा कोई क्रिएट तो किया नहीं है, ना आपने कोई अंदाजा लगाया है। तो अगर इन दोनों डॉट्स को जोड़ा जाए तो उससे साफ निकल के आता है कि किस प्रकार से धांधली तो हुई है मशीनों में, क्योंकि कानून का पालन नहीं किया गया, और जो प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी के, उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपने डेटाज निकाले हैं कि जो हो ही नहीं सकता काम वो हुआ है। जो ईवीएम से, मशीनों से चुनाव की गिनती हो रही है वोटों की, वो तो एक भी वोट का फर्क नहीं हो सकता, वो हुआ है, बिल्कुल वो बिल्कुल। फैक्ट है, एक तथ्य है। और तीसरा कि इसके अंदर जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। हम्म। भारत, ये तीन तथ्य हैं जो, जिससे कोई भाग नहीं सकता, जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। करेक्ट करेक्ट। तो सर, अब आपको, आपकी उम्मीद पूरी है कि अगर एफआईआर पे जांच नहीं हुई, अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर होता है, अगर पुलिस नहीं जांच करती, तो आप फिर पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, और फिर इसके ऊपर फर्दर डिमांड करेंगे, ना कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे। तो ये नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस मैटर में, क्योंकि आप हमेशा इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंप्लेंट तो आपने दे दी है, अब अब क्या? हम आईओ साहब से मिलेंगे, हम्म या तो वो हमें बुलाएंगे या हम खुद उन्हें चिट्ठी लिखेंगे, हम्म जो और सबूत है उनको देंगे। अगर वो एफआईआर, अब वैसे तो उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने डिस्क्लोज किए हैं, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, अभी तक नहीं किए है, वो गैर कानूनी है। तो पहले तो हम वही कहेंगे, अगर वो कर देते हैं एक दो दिन में तो ठीक है, वरना हम फिर अदालत का की शरण लेंगे, वहां से एफआईआर दर्ज कराएंगे। आईओ साहब कैसे उन्होंने नियुक्त कर दिया, एफआईआर दर्ज किए, ये भी एक अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है। मतलब कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ललिता कुमारी की जजमेंट साफ है और सेक्शन 154 सीआरपीसी का साफ है। अभी 1 जुलाई से उसमें थोड़ी तब्दीली आई है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की भी प्रोविजन आ रहा है, वो एक बड़ा खतरा है। उस पर हम किसी और दिन, अगर आपको उचित लगेगा तो बात करेंगे। वो संविधान के ऊपर एक बड़ा हमला 1 जुलाई से होने वाला है। जी। मगर आज की तारीख, वन सीआरपीसी ये कहता है कि तुरंत एफआईआर करके मुझे एक कॉपी देनी थी, जो नहीं दी। हम्म। आईओ नियुक्त तो तभी होता है जब एफआईआर दर्ज होगी। तो ये सब गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कानून, अदालत का सहारा लेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, उससे उल्टा नुकसान ही होगा। हम लेडर से एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ेंगे, उसी से फायदा होता है। हमने 2 केस लेकिन सुप्रीम इसमें हाईकोर्ट में डाले इसमें हैं। तो इसमें तो सालों लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में तो, अगर मैं थोड़ा मजाकिया उसमें बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में तो शायद 2 घंटे में फैसला आ गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी तो सालों ही लगे थे। नुकसान भले ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक कानून की प्रक्रिया, तो एक ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये सही भी कहते हैं कि आप सीधे हमारे पास कैसे आ गए। ये तो 2019 की पिटिशंस पड़ी हुई है ना, इसमें भी कोई 2 दिन में तो नहीं हो गया। पर इसमें क्योंकि ये मजिस्ट्रेट की अदालत है, इसमें उनके पास थोड़ा समय भी ज्यादा होता है, और हम उनके पास डेली बेसिस पे जा सकते हैं, और पुलिस के अधिकारियों को भी हम जाके रोज निवेदन गुहार लगा सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी होने का संभावना है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज और देश की जनता तो साथ ही है, अगर इसका एक जन आंदोलन भी बनेगा, सबूत हमारे पास इतने हैं, अगर इसका एक जन आंदोलन भी बनेगा, तो सभी जो जो भारत की संविधान लेके अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या जजेस हों या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो भी संविधान की शपथ के हिसाब से ज्यादा काम करेंगे, तो ये काम बहुत तेजी से होगा। तो मैं तो इसमें मायूस नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा थोड़ा भी साथ दे दे, तो मुझे पूरा भरोसा है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना मुंह छुपा नहीं पाएगा जिसने चोरी की, क्योंकि सबूत हमने इतने इकट्ठे कर लिए। ठीक और है। आपकी भी इसमें मदद लेंगे। मैं तो चाहूंगा इसमें आप भी एक गवाह बनेंगी, इंपॉर्टेंट। जी, जरूर, जरूरत पड़ेगी तो जरूर मदद करूंगी। एनीथिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर प्राचा। एटलीस्ट आप मेरे ख्याल से पहले इंसान है जिन्होंने कुछ कदम तो आगे बढ़ाया है। इलेक्शंस पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, मैंने भी स्टोरीज की हैं, वोट्स पोल, वोट्स काउंटेड डेटा पे कुछ इतने सारे मिसमैच आए। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रहे हैं, आप भी वही पूछ रहे हैं कि आखिर ऑपोजिशन कर क्या रहा है। तो और ऊपर से इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देता। तो ये सारी चीज के बीच में आपने ये पहला कंप्लेंट फाइल करके एक मतलब एटलीस्ट कुछ होप दिया है लोगों को कि हाँ, हम सब चुप नहीं बैठे, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि ये सारे कदम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कदम उठाने से पहले आपको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, यानी कि पूरे एविडेंस होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मिस्टर प्राचा के पास एविडेंस थे, उन्होंने जुटाए, तब उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, और उस पे अब आगे प्रोसेस तभी बढ़ेगा जब पुलिस या तो कोर्ट उस पे ऑर्डर करे और अच्छे से तफ्तीश हो। तो लेट्स होप कि और चीजें आगे मूव करेंगी। थैंक यू सो मच। हाँ। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आखिरी सेंटेंस, इफ यू परमिट मी। या आपकी, आपके जैसे बहुत सारे लोगों की और हमारे जैसे कुछ लोगों की मेहनत जो की है हमने, और मैंने बहुत इस बारे में क्रिटिसिज्म भी सही है, मैंने रामपुर का चुनाव क्यों लड़ा और वो सब भी हुआ है। ये सब जो हमने क्रिटिसिज्म और खतरे मोल लिए हैं, आपने भी लिए हैं, हम लोगों ने भी लिए हैं, उसका लॉजिकल कंक्लूजन जब ही होगा जब ये दोनों रिसर्च और उसकी कानूनी प्रक्रिया को जोड़ा जाए आपस में, और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए मैं समझता हूँ ये आप सबकी मेहनत की एक बड़ा कदम है, मैं ये समझता हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली आप एकदम ठीक कह रहे हैं मिस्टर प्राचा, क्योंकि जब तक हम सब उम्मीद यही करते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन मिले, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव आउटकम हो, और वो तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर सारे एविडेंस एक साथ इकट्ठा करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें जरूरत आने पर, और उसके बेसिस पे कोई जजमेंट, एक कॉन्क्रीट जजमेंट पास हो। तो आई रियली होप कि आप मिस्टर प्राचा, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्ट्रगल जो थैंक आप यू कर वेरी रहे मच। हैं। एंड आई रियली होप कि इस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, और उसके बाद ही कुछ निर्णय आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस स्पीकिंग टू। थैंक यू सर।